हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस बुक ग्रेड 10 से। चैप्टर की शुरुआत उसके ओवरव्यू से है। ये हमारा कंक्लूडिंग चैप्टर है, यानी कि लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम उन सब बातों के ऊपर बात करते हैं जो हमने पिछले 2 साल में पढ़ा है, ताकि जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के, उनके ऊपर एक तरह से हम बात कर सकें। सबसे पहले वो कौन से चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री में फेस किए हैं, या कहीं और क्या ऐसा किया जा सकता है कि इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को बदला जा सके, उसमें चेंजेस लाए जा सके, कैसे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा डेमोक्रेटिक हो सकती है प्रैक्टिस में और रिजल्ट्स में। ये जो चैप्टर है इन सवालों का जवाब नहीं देगा, ये सिर्फ सुझाव दे सकता है कि किस तरीके से हम ये जो क्वेश्चंस हैं चैलेंजेस के, रिफॉर्म्स के, इनकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं। ये आपको एक तरह से न्योता दे रहा है कि आप सोचो अपने आप, और फिर अपनी खुद सोचो कि आपके अगर चैलेंजेस हैं तो आप उन चैलेंजेस को कैसे खुद समझते हो, क्या सोचते हो उनके बारे में, क्या ऐसा मेथड आप निकालते हो जिसके कारण आप उन चैलेंजेस से पार पा सको, या आपके अनुसार आपकी खुद की क्या डेफिनेशन है डेमोक्रेसी को लेकर। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस। आपको याद होगा जो चैप्टर्स थे पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में क्लास 9th के अंदर, उसमें हमने जो है क्या ट्रैक किया था कि पूरी दुनिया में किस तरीके से डेमोक्रेसी का विस्तार हुआ। उसके बाद हमारा जो एक इनिशियल तौर पे इम्प्रेशन बढ़ा, उसको कंफर्मेशन कैसे मिली कि डेमोक्रेसी ही जो है एक तरह से मेन फॉर्म है गवर्नमेंट की कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में। ये कोई भी जो है ना तो सीरियस चैलेंज फेस करती है, ना कोई राइवल है इसका, यानी कि कोई प्रतिद्वंदी है। फिर भी हमारी ये जो एक्सप्लोरेशन है अलग अलग डायमेंशंस की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को लेकर, इसने हमें कुछ और भी दिखाया है। जो प्रॉमिस है डेमोक्रेसी का, अभी वो पूरी दुनिया में उसका एक तरह से एहसास नहीं हुआ। डेमोक्रेसी के कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई चैलेंजेस फेस नहीं किए। अलग अलग पॉइंट्स पे हमारा ये जो डेमोक्रेसी का सफर रहा, इसमें हमने देखा कि कुछ सीरियस चैलेंजेस थे जो डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में फेस करने पड़े। ये जो चैलेंज है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन सबको जो है जो डिफिकल्टीज हैं इनको हम चैलेंज कहते हैं, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट होती है और इनको जो है इनसे पार पाया जा सकता है। चैलेंज जो है वो एक डिफिकल्टी है, एक कठिनाई है जो अपने अंदर एक ऐसा मौका लाती है जो हमें तरक्की देता है। अगर एक बार हम उस चैलेंज को क्रॉस कर लेते हैं तो हम पहले लेवल से एक तरह से दूसरे लेवल में आ जाते हैं, यानी कि हम लो लेवल से फिर उससे हायर लेवल में चले जाते हैं। अलग अलग कंट्रीज जो हैं अलग अलग तरीके के चैलेंजेस को फेस करती हैं। एटलीस्ट अगर ग्लोब के हिसाब से देखें तो 1/4 जो है वो अभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। जो चैलेंज है डेमोक्रेसी का, इन जो हिस्से हैं दुनिया के, वो बहुत ही ज्यादा स्टार्क है। एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल एम्प्टी है, अभी वहां पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। ये जो कंट्रीज हैं, ये फाउंडेशनल चैलेंज जो है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में बदलाव हो, उसको बनाने में, और फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लागू करने में जो है, कंस्टिट्यूट करने में जो है, इनको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग नॉन डेमोक्रेटिक रेजिमी है उसको हटाना, मिलिट्री को दूर रखना, गवर्नमेंट ना कंट्रोल कर पाए, या फिर एक सोवरेन और फंक्शनल स्टेट को स्टैब्लिश करना। ज्यादातर जो स्टैब्लिश डेमोक्रेसीज हैं वो चैलेंज फेस करती हैं एक्सपेंशन का, विस्तार का। जिनके पास डेमोक्रेसी नहीं है वो फाउंडेशन चैलेंज फेस करेंगी, यानी बेसिक चैलेंज उनको फेस करने पड़ेंगे, और जिनके यहाँ डेमोक्रेसी है उनको चैलेंज एक्सपेंशन का फेस करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उसे अप्लाई करना पूरे क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। ज्यादा पावर लोकल गवर्नमेंट के पास हो, ये इंश्योर करना। जो फेडरल प्रिंसिपल है उसका विस्तार हो, जितने भी यूनिट्स है फेडरेशन के उनके अंदर विमेन और माइनॉरिटी ग्रुप्स को शामिल करना, ये सब जो है इस चैलेंज के अंतर्गत आती है। इसका ये भी मतलब हुआ कि कम से कम डिसीजन जो हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल के एरिया से बाहर रहें।
ज्यादातर कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है या और जो डेमोक्रेसीज है जैसे यूएस, ये सब इस चैलेंज को फेस कर रही हैं। थर्ड जो चैलेंज है वो है डेमोक्रेसी का जितना ज्यादा डीप होना, और ये जो है फेस होता है हर डेमोक्रेसी के द्वारा किसी ना किसी फॉर्म में। इसमें क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूती देना और डेमोक्रेसी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। इसको इस तरीके से होना चाहिए कि जो लोग हैं उन्हें एक एहसास हो सके कि उनको जो है डेमोक्रेसी से क्या उम्मीदें हैं। लेकिन जो साधारण लोग होते हैं उनकी अलग ही उम्मीदें होती है डेमोक्रेसी से लेकर अलग अलग समाज में। इसीलिए ये जो चैलेंज है इसके अलग मायने हो जाते हैं, अलग रास्ते हो जाते हैं पूरी दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में। जनरल टर्म में कहा जाए तो इसका मेन पर्पस है कि या मेन मतलब जो है वो है कि इंस्टीट्यूशंस को मजबूती देना, जिससे लोगों जो को ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर हिस्सा लेने का मौका मिले और कंट्रोल हो सके। एक ऐसी कोशिश जिससे कंट्रोल और प्रभाव जो रिच और पावरफुल लोगों का है कि वो गवर्नमेंट के डिसीजन को बनाने में जो है अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, उसको जो है कम करना। हमने ये भी देखा या हमें ये हिंट मिली कि इन चैलेंजेस में जो भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े या स्टोरीज पढ़ी हमारे टेक्स्ट बुक में क्लास 9 की या जो अर्लियर चैप्टर्स थे इस बुक के, उसमें हमने इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस को देखा। अब हम जाते हैं अपना जो मेजर स्टॉप है हमारा डेमोक्रेसी के टूर में, अपनी मेमोरी दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और फिर से उन चैलेंजेस को नोट डाउन करते हैं जो डेमोक्रेसी ने फेस किया था हर एक में। अब जैसे टॉपिक है थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। हर एक जो चैलेंज है वो किसी ना किसी पॉसिबिलिटी से जुड़ा होता है बदलाव। जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया था, हम जो है चैलेंजेस डिस्कस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, उनसे पार पा सकते हैं। जितने भी सजेशंस हैं, प्रपोजल्स हैं ओवरकम करने के चैलेंजेस को डेमोक्रेसी के साथ जो है या डेमोक्रेसी से संबंधित, उनको हम कहते हैं डेमोक्रेसी रिफॉर्म या पॉलिटिकल रिफॉर्म। यहाँ पर हम आपको कोई ऐसी लिस्ट नहीं दे रहे जिसमें एक कैसी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए उनकी हम आपको एक लिस्ट दें, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। अगर सारी कंट्रीज जो हैं सेम तरह के चैलेंजेस नहीं फेस करेंगी या उनके पास सेम तरह के चैलेंजेस नहीं होंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि हर कोई क्या फॉलो कर रहा है कि सब जो हैं जो सेम एक मेथड है पॉलिटिकल रिफॉर्म का उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम कार की अगर रिपेयर होनी है, हम उसके लिए कैसे पहले से प्रोसीजर बता रहे हैं जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कार का कौन सा मॉडल है, उसमें डिफेक्ट क्या है, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, कहाँ पर कार खराब हुई थी। इन सब चीजों के बारे में अगर पता नहीं होगा तो हम कैसे आपको बता दें कि क्या प्रोसीजर ठीक फॉलो करना है जिससे आपकी कार ठीक हो जाए। क्या हमारे पास एटलीस्ट कोई ऐसी लिस्ट हो सकती है रिफॉर्म्स की हमारी कंट्री के लिए आज के संदर्भ में? हम कुछ प्रपोजल्स जो है रिफॉर्म्स के डेवलप कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, पर जो रियल चैलेंज है रिफॉर्म्स का वो नेशनल लेवल पर नहीं है। कुछ जो ऐसे क्रूशियल सवाल हैं उनको सोचना पड़ेगा स्टेट और लोकल लेवल पर। ऐसी लिस्ट जो है वो पूरी तरह से इररिलेवेंट हो जाती है कुछ समय के बाद। तो इसकी जगह हम कुछ ऐसी ब्रॉड गाइडलाइंस के बारे में सोचें जो हम अपने माइंड में रखें जब हम ऐसे तरीकों को बना रहे हों, ऐसे साधनों को बना रहे हों, ताकि जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंडिया में किए जा सके। ये बहुत आकर्षक लगता है कि हम लीगल तरीकों से जो है पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करें या नए लॉज को सोचें ताकि जो हमें चीजें नहीं चाहिए उसको बैन कर दिया जाए। लेकिन ये जो टेम्पटेशन है हमारा, इसके लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है। लॉ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल रिफॉर्म में। अगर ध्यान पूर्वक जो है चेंजेस को लाया जाए लॉ की मदद से, उससे क्या होगा, जो रॉन्ग पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस है वो कम करी जा सकेंगी और जो अच्छी प्रैक्टिसेस है उनको बढ़ाया जा सकता है। पर जो लीगल तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होते हैं वो अपने आप में जो है इन चैलेंजेस को जो डेमोक्रेसी से है संबंधित हैं उनको ओवरकम नहीं कर सकते। बिल्कुल रूल ऑफ क्रिकेट के जैसे होते हैं। एक चेंज अगर LBW जो डिसीजंस होते हैं उसमें अगर बदलाव किया जाए तो उससे क्या होगा, जो नेगेटिव तौर पे बैटिंग करने के जो तरीके अपनाए जाते हैं उनको कम किया जा सकता है। पर कोई भी ये नहीं सोच सकता कि जो क्वालिटी है क्रिकेट की उसको और बेहतर बनाया जा सकता है इन चेंजेस करके रूल्स के अंदर। इसको मेनली कौन कर सकता है, या तो प्लेयर्स, कोचेस या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। सिमिलरली उसी तरीके से जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं उनको भी मेनली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पार्टीज, मूवमेंट्स या फिर जो पॉलिटिकली तौर पे जागरूक सिटीजन्स होते हैं वो कर सकते हैं, वो कैरी कर सकते हैं आगे।
कोई भी जो लीगल चेंज होता है उसमें ध्यानपूर्वक ये देखना होता है कि उसके क्या रिजल्ट्स होंगे पॉलिटिक्स के अंदर। कई बार जो रिजल्ट्स हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए एग्जांपल से देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो बैन कर देते हैं कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं वो जो है पंचायत के इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। इससे क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक तौर पर जो हमें मौका मिला है, बहुत सारे जो गरीब लोग हैं या जो विमेन हैं उनको जो है एक तरह से मनाही हो गई जो जिसकी आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह से लॉज जो बैन कर देती है किसी चीज को वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती पॉलिटिक्स में। लॉज जो हैं जो पॉलिटिकल हमारे एक्टर्स हैं उनको जो है इंसेंटिव देती हैं कि वो जो है एक तरह से अच्छा काम करें और उनके में जो है ज्यादा काम करने के फिर उनको मौके मिलते हैं। बेस्ट लॉज जो है वो होती है जिससे लोगों का एक तरह से सशक्तिकरण हो ताकि वो जो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को आगे बढ़ा सके। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लॉ का, जिससे लोगों को एक एम्पावरमेंट मिला कि वो जो है ये पता कर सके गवर्नमेंट में क्या हो रहा है और एक वॉच डॉग की तरह जो है डेमोक्रेसी पर निगाह रख सके। इस तरह की लॉ जो है मदद करती है कंट्रोल करने में करप्शन को, या जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको सप्लीमेंट करने में, जो करप्शन को बैन करती हैं या फिर बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाती हैं। अब जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं ये मेनली आ जा सकती हैं पॉलिटिकल प्रैक्टिस के थ्रू। इसीलिए जो मेन फोकस होता है पॉलिटिकल रिफॉर्म का वो हमेशा उन तरीकों पे होना चाहिए कि कैसे जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है उसको मजबूती मिले। जैसा कि हमने डिस्कस किया था जो चैप्टर था पॉलिटिकल पार्टीज का, कि सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न जो है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए जो क्वालिटी है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की आम नागरिक के द्वारा। कोई भी जो प्रपोजल है पॉलिटिकल रिफॉर्म का उसको हमें खाली ऐसे नहीं देखना चाहिए कि क्या एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि उसको कैसे कौन लागू करेगा और कैसे। बहुत समझदारी नहीं है ये सोचने में कि जो लेजिस्लेचर हैं वो लेजिस्लेशन पास करेंगे जो कि क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट के खिलाफ हो या एमपीज के, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो पूरी तरह से निर्भर करते हैं डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स पर, सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशंस पर, या फिर मीडिया उनको कैसे सफल बनाता है। इसी तरह से जो जनरल गाइडलाइंस हैं उन्हें हमें माइंड में रखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो इंस्टेंसेस हैं कुछ खास चैलेंजेस के डेमोक्रेसी के प्रति, उनमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं जिनसे उनको बदलाव किया जा सके। अब क्या प्रपोजल हो सकते हैं रिफॉर्म के, उनके ऊपर बात करें। रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स। रोज जो है वो किसी तरीके से मैडम लिंगडो को जो है क्लासरूम के बाहर रोक पाई, जैसा कि उसने जो है कुछ समय पहले जो है प्लान किया था। उसने कहा, मैम मेरे को जो है जो कैनेडियन कार्टून था वो बहुत पसंद आया, तो रोज जो है एक तरह से कुछ बात करके अपनी बात को कहना चाहती थी, तो शुरुआत करने के लिए कोई टॉपिक चाहिए होता है। तो मैडम लिंगडो ने जो है पूछा कौन सा वाला, उन्हें याद नहीं आ रहा था। तो उसने कहा, मैम वो वाला जिसमें ये कहते हैं कि 98% जो कैनेडियंस हैं वो ये चाहते हैं कि सारे के सारे पॉलिटिशियंस को एक ट्रंक में लॉक कर दिया जाए कार के और उनको नाइग्रा फॉल्स में फेंक दिया जाए। और मैं जो हूँ अपने ही पॉलिटिशियंस के बारे में सोच रही थी, हमें एक बहुत बड़ी व्हीकल चाहिए होगी और नदी ऐसी चाहिए होगी जैसे ब्रह्मपुत्र जैसी, ताकि सारे पॉलिटिशियंस को उसमें फेंका जा सके। अब मैडम लिंगडो जो थी वो रोज की बात सुनकर मुस्कुरा दी। ज्यादातर जो इंडियंस हैं वो भी जो है उसके जैसे बहुत अनहैप्पी हैं जिस तरीके से जो पॉलिटिशियंस हमारी कंट्री के वो बिहेव करते हैं या पार्टीज चलाते हैं या गवर्नमेंट चलाते हैं। और वो ये चाहती थी कि रोज जो है वो अप्रिशिएट करे इस प्रॉब्लम की जो जटिलता है उसको। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम अपने पॉलिटिशियन से छुटकारा पा जाएं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? लिंगडो मैडम ने कहा कि हम बहुत पॉसिबल है कि हमें जरूरत है इनसे हम पार पा जाएं, मतलब उनसे छुटकारा मिल जाए, लेकिन क्या जो उनको रिप्लेस करेंगे वो ये काम नहीं करेंगे? तो रोज ने कहा, मैंने उस तरीके से सोचा नहीं, पर शायद नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है अच्छे कैरेक्टर के लीडर्स मिल जाएंगे। तो लिंगडो मैडम ने कहा, मैं मानती हूँ पर सिचुएशन जो है बदल सकती है अगर लोग जो हैं वो ज्यादा केयरफुल हों, ज्यादा अलर्टनेस दिखाएं कि वो करप्शन को मना कर दें, खराब पॉलिटिशियंस ना चुने, अच्छे सही वालों को चुने। और हो सकता है सारे पॉलिटिशियंस करप्ट ना होते हों। तो रोज ने बीच में रोकते हुए कहा, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? तो लिंगडो मैडम ने कहा, मैं ये नहीं कहती कि पॉलिटिशियंस करप्ट नहीं होते,
पर जब आप पॉलिटिशियंस के बारे में सोचते हो तो आप शायद उन बड़े लोगों के बारे में सोचते हो जिनकी फोटो अखबार में छप। मैं उन पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में सोचती हूँ जिनको हम जानते भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जो इन्हें मैं जानती हूँ वो ज्यादा करप्ट है मेरे खुद के कलीग्स से, या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे, कॉन्ट्रैक्टर्स से, जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हैं जिनको मैं जानती हूँ। करप्शन जो पॉलिटिशियन का है वो दिखता है और हमें ये इंप्रेशन पता चलता है कि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, और उसमें से कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। रोज ने तब भी हार नहीं मानी। उसने कहा, मैम मेरा मतलब ये है कि कुछ स्ट्रिक्ट लॉज होनी चाहिए ताकि इस करप्शन को रोका जा सके या रॉन्ग प्रैक्टिसेस को रोका जा सके, जैसे कास्ट को के लिए अपील करना, कम्युनिटी के लिए अपील करना। लिंगडो मैम ने कहा, मैं श्योर नहीं हूँ रोज, पर हाँ एक चीज है कि ऑलरेडी एक लॉ है जो बैन करती है कि कोई भी जो है कास्ट या रिलीजन को अपील नहीं करेगा पॉलिटिक्स में, पर पॉलिटिशियंस जो है उसको भी बाईपास करने का एक तरीका निकाल लेते हैं। लॉज का असर बहुत कम होता है जब तक लोग खुद जो है अपनी तरफ से विरोध ना करें कि उनको जो है मिसगाइड ना किया जाए या लोगों को विभाजित ना किया जाए कास्ट या रिलीजन के नाम पे। आपके पास डेमोक्रेसी तब तक रियल सेंस में नहीं हो सकती जब तक लोग या पॉलिटिशियंस खुद ही ये जो बैरियर्स हैं कास्ट या रिलीजन के, इनसे ओवरकम नहीं करते। अब है रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी। हमने अपना जो टूर शुरू किया था डेमोक्रेसी का लास्ट ईयर, वो एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन से किया था डेमोक्रेसी। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 2 जो था आपके टेक्स्ट बुक का, उसमें पिछले साल क्या पढ़ा था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो रूलर्स हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। फिर हमने बहुत सारे केसेस देखे और डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया ताकि उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस ऐड की जा सके। जैसे रूलर जो चुने जाएंगे लोगों के द्वारा वो सब डिसीजंस ले सकते हैं बड़े बड़े। इलेक्शंस जो है वो एक चॉइस ऑफर करता है, एक फेयर अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को कि वो करंट रूलर्स को चेंज कर सके। ये जो चॉइस और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हर एक के लिए अवेलेबल है समान तरीके से। जो एक्सरसाइज है इस चॉइस की, उससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो बेसिक रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ये सिटीजन के राइट्स हैं, उनके अंतर्गत एक लिमिट में आ जाती है। तो आपको जो है थोड़ी सी मायूसी होगी कि जो डेफिनेशन है ये किसी भी बड़े आइडियल्स को रेफर नहीं करती जो हम जोड़ते हैं डेमोक्रेसी के। और अगर ऑपरेशनल टर्म्स में देखा जाए तो हमने एक बहुत ही छोटे उससे शुरुआत करी है, लेकिन हाँ जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की वो बिल्कुल क्लियर है। इससे हमें ये मिलता है कि हम एक क्लियर डिस्टिंक्शन कर सकते हैं डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स के बीच। आपने देखा होगा कि हमारा जो भी डिस्कशन हुआ अलग अलग पहलुओं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स को लेके, तो हम जो है उस डेफिनेशन से आगे निकल गए। यानी कि हमने डेमोक्रेसी जो राइट्स है उनको भी डिस्कस किया और ये भी नोट किया कि जो राइट्स जो हैं वो खाली राइट टू वोट तक, यानी इलेक्शंस में खड़े होना या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उन्हीं तक सीमित नहीं है। हमने सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी पढ़ी जो डेमोक्रेसी जो है अपने सिटीजन्स को ऑफर करती है। हमने जो पावर शेयरिंग थी जो एक तरह से डेमोक्रेसी की स्पिरिट मानी जाती है उसके बारे में पढ़ा, डिस्कस किया कि कैसे पावर शेयरिंग जो है गवर्नमेंट्स के बीच में होती है, सोशल ग्रुप्स के बीच में होती है और बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। हमने ये भी देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो जो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी है उसके रूल के थ्रू नहीं चल सकती, माइनॉरिटी की जो आवाज है उसको भी रिस्पेक्ट देना जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। हमारा जो डिस्कशन था डेमोक्रेसी का वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है या गवर्नमेंट है उससे आगे चला गया। हमने डिस्कस किया कि कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट, रिलीजन, जेंडर के आधार पर उसको एलिमिनेट होना जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। फाइनली हमने कुछ डिस्कशन किया कि क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं। इन सब में जो है हम डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी की है जो हमने पिछले साल पढ़ी उसके अगेंस्ट नहीं गए। हमने शुरुआत करी थी डेफिनेशन की कि एक मिनिमम डेफिनेशन क्या है कि कंट्री को जो है डेमोक्रेसी कहलाने के लिए क्या चाहिए। जो भी हमारा डिस्कशन हुआ उसमें हम जो हमारी एक डिजायरेबल कंडीशंस हैं उसकी तरफ बढ़े कि डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए। फिर हम डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उससे मूव करके आगे आए कि एक अच्छी डेमोक्रेसी का क्या डिस्क्रिप्शन होता है, कैसे हम एक अच्छी डेमोक्रेसी डिफाइन कर सकते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के तो उसको होने चाहिए जिससे उसको एक अच्छी डेमोक्रेसी कहा जा सके, और क्या चीज नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में अगर वो एक अच्छी डेमोक्रेसी है।
ये चीज आप पे छोड़ी जा रही है कि आप खुद उसका डिसीजन लें। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।